जब मैं लॉ कॉलेज में था तो मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करूं या अपनी वकालत शुरू करूं। और अपनी वकालत शुरू करूं तो क्या दिल्ली में रह के सुप्रीम कोर्ट से करूं या अपने होम टाउन जाऊं। अपने होम टाउन जाऊं तो किस सीनियर को ज्वाइन करूं। सीनियर को ज्वाइन करूं तो वहां पे किस तरीके से काम करूं कि मैं अगर आगे अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करूं तो वो ज्यादा फायदेमंद रहे। कई सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो बना दूं ताकि जो सवाल मैंने फेस किए, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो आज मैंने खास वीडियो बनाया जहां मैं कहीं कानून की बात नहीं कर रहा, बात करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस की, वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने फेस किए। और इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं ताकि अगर वो चारों एक्सपीरियंसेस को आज जान लिया जो मैं बात करने वाला हूं, तो मैं श्योर हूं कि आपको अपनी वकालत शुरू करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि पता नहीं कौन सी टिप कब आपके काम आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप लॉ स्कूल में पढ़ते हैं तो ये कैसे डिसाइड करें कि आपको वकालत करनी है या नहीं करनी है। दोस्तों, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सामने दो ऑप्शंस थे बड़े कि मैं या तो कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर लूं जहां मुझे पीपीओ मिला था, या तो मैं वहां चला जाऊं, या फिर मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं। अब जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो कई सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो कॉर्पोरेट जॉब चले जाएं, प्रैक्टिस करें, या एलएलएम करने चले जाएं, या आप जुडिशरी के लिए आप एग्जाम्स का अटेम्प्ट दें। कई सारे आपके सामने ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जहां तक बात होती है वकालत की, तो ये हर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ पे डिपेंड करता है, उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एम क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम प्रैक्टिस में इतना अच्छा ना कर पाएं, तो हमें तो भैया जॉब दे दीजिए, हम जॉब में ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद हम किसी डिसीजन को अच्छा दे पाएं, तो शायद हम जुडिशरी में चले जाएं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं भैया, हम तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने क्लाइंट बेस को संभाल सकते हैं और अपने क्लाइंट की बातों को अच्छे से कोर्ट के सामने रख सकते हैं, तो शायद आप बहुत अच्छा वकील बन सकते हैं। दोस्तों, वकील क्या होता है? जो क्लाइंट की बात को कोर्ट के सामने रखे। अगर आपको लगता है कि आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आपको वकालत का पेशा चूज करना चाहिए। अब जब आप वकालत का पेशा चूज करते हैं तो बहुत सारे मिथ दिमाग में आते हैं। कोई ये कहता है भैया वकालत तो उन लोगों को करनी चाहिए जिनके फादर या ग्रैंडफादर वकील हो, यानी जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर नहीं हो तो ही काम चलेगा। ऐसा नहीं है। हाँ, इस बात का फर्क पड़ता है कि अगर आपके पेरेंट्स अगर लॉयर हैं तो कहीं ना कहीं आपको फाइल्स मिलने में आसानी होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो वही वकील चलता है जो अपने बलबूते पे अपनी वकालत को खड़ी करता है। दूसरा मिथ लोग ये कहते हैं कि वकालत में जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लॉ फर्म में जाओगे तो इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है कि आप जब लॉ फर्म में जाते हैं तो शायद पहले ही साल 10-15 लाख या 20 लाख का पैकेज लेते हैं, और वकालत में जाते हैं तो आपको इतना पैसा नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आप 3-4 साल का पेशेंस रख सकते हैं और आपको लगता है कि आप धीरे धीरे अपना खर्चा निकाल सकते हैं और आपको लगता है कि आप अपनी वकालत कर सकते हैं, तो मेरा अगेन सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग के उन लॉ फर्म्स के लुभावने पैकेज पर ना जाएं और 2-3 साल का पेशेंस रख के अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस सेट हो गई तो आप इतना पैसा कमा पाएंगे जो जितना आप कॉर्पोरेट फॉर्म में भी नहीं कमाएंगे। और इस बात को मैं सिर्फ पैसों से नहीं जोड़ूंगा, बल्कि अगर आपकी समाज में रिस्पेक्ट की बात भी करें तो शायद एक लॉयर्स की रिस्पेक्ट, लॉयर्स का जो स्टेटस होता है वो काफ़ी हद तक अलग होता है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कहते हैं ना कि नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए, और ये नाम और पहचान आपको आपकी वकालत ही दिला सकता है। क्योंकि आप कॉर्पोरेट फॉर्म में कितना भी काम कर लें, अल्टीमेटली वो आपके सीनियर या आपके पार्टनर के नाम से आपका काम जाना जाएगा, आपका नाम कभी वहाँ पे नहीं जाना जाएगा। लेकिन अगर आप वकालत करें तो आप एक छोटे से क्लाइंट को भी अगर आप रिलीफ दिलाते हैं तो ज़िंदगी भर वो माना जाता है कि वो रिलीफ आपने दिलाया। इसलिए नाम और पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। अगर आप इस बात में यकीन रखते हैं तो आपको तुरंत वकालत का शुरुआत कर देनी चाहिए। अब हमने पहले तो जान लिया कि वकालत को शुरुआत करें या नहीं करें। अब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे वकालत करनी है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे जहां हम बात करते हैं कि वकालत की शुरुआत कहां से करें। जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तो मेरे सामने भी सवाल था। मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से करूं या अपने होम टाउन जोधपुर जाऊं और वहां से शुरुआत करूं। तब मेरे सामने बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आए। तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपने होम टाउन से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहला कारण,
दोस्तों जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे शुरुआती दिनों में जो केसेस आते हैं वो हमारे फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी से आते हैं और वो आपको वहीं मिल सकता है जो आपका होम टाउन हो। अब अगर मैं दिल्ली में होता तो मेरा वो कॉन्टैक्ट बेस तो नहीं होता, लेकिन मैं जोधपुर में था तो मेरी फैमिली यहाँ, मेरे रिलेटिव्स यहाँ, मेरे फ्रेंड्स यहाँ, तो मेरे को शुरुआती दिनों में केसेस मिलने में काफ़ी आसानी रही। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आपका होम टाउन होता है वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट बेस होता है और शुरुआती दिनों में आपको वकालत में केस आपके कॉन्टैक्ट बेस ही दिला सकता है। दूसरा जो फैक्टर मेरा होम टाउन चूज करने का था वो था मॉनेटरी। आज अगर मैं मेट्रो सिटीज में रहता तो मेरे शायद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते और आप सबको पता है कि जब आप किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो शायद एज ए लिटिगेटिंग लॉयर इतना स्टाइपेंड नहीं मिलता, इतना नहीं मिलता कि आप मेट्रो सिटीज़ के अपने खर्चों को सर्वाइव कर सके। सिंस आई वॉज इन जोधपुर, मैं एक होम टाउन में था और मैं अपने घर में था, तो मेरे कई सारे खर्चे बच गए। अब दोस्तों कहने में तो ये बात बड़ी वियर्ड लगती है, लेकिन अगर आप जब प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ शुरू करते हैं तो बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। लेकिन अगर आप होम टाउन में रहते हैं ना तो घर होने के कारण आपके बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपनी वकालत शुरू करनी है तो आप अपने होम टाउन से करें ताकि आपके खर्चे बहुत हद तक बच जाए। तीसरा फैक्टर मेरे सामने था, अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे यहाँ पे वकीलों से बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं, बिकॉज मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूँगा। और अगर मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट मूव करना चाहिए तो यही वकील मुझे सुप्रीम कोर्ट में काम देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो SLP आती है वो स्टेट हाई कोर्ट से आती है और स्टेट हाई कोर्ट से तभी आपको मिलेगी जब आपके वहाँ वकीलों से अच्छे संबंध हो, और वकीलों से अच्छे संबंध तभी बनेंगे जब आप वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मेरा एक वन ऑफ द प्राइम रीजन था यहाँ प्रैक्टिस करने का कि अगर मैंने यहाँ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर लिए तो शायद अगर मैं कभी फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट मूव करने का सोचूं तो मुझे यहाँ का कॉन्टैक्ट बेस बहुत काम आएगा। तो ये 3 रीजन थे जिसने मुझे सोचने में मजबूर किया कि मैं अपनी प्रैक्टिस होम टाउन में शुरू करूं। और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं कि शायद ये 3 फैक्टर मेरे लिए बहुत काम कर रहे हैं, और अगर आज मैं दिल्ली या मेट्रो सिटी में होता तो शायद मुझे वो बेनिफिट नहीं मिलता जो मुझे होम टाउन में मिल रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक सवाल और उठता है, चलो अब होम टाउन तो आ गए तो क्या ट्रायल कोर्ट से करें या हाई कोर्ट से करें। यहाँ पे अगेन मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा कि हमेशा प्रैक्टिस ट्रायल कोर्ट से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही स्लोली और पेशेंटली काम करना चाहते हैं तो 1 साल या 2 साल एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट में काम करें। वहाँ पे आप देखें कि क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल कैसे कंडक्ट की जाती है, क्योंकि वहाँ जो आप बेसिक नॉलेज लेंगे वो आपके हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और चौथा रीज़न ये है, जो बड़ा अजीब सा रीज़न मैं बोलूँगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि हम अपने इलाके में शेर होते हैं, तो वही वाली बात है कि अगर आप अपने होम टाउन में आओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अलग ही होता है। और क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में इतना कंपटीशन है तो वहाँ एक फाइट मारना और एक अपने होम टाउन में फाइट मारने में रात दिन का अंतर है, इसलिए होम टाउन को चूज करना इज ऑलवेज बेटर देन मेट्रो सिटीज। अब हम आते हैं वीडियो के अगले पार्ट पे। हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें वकालत करनी है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें होम टाउन में करनी है या मेट्रो सिटीज में करनी है। मेरा तो खैर सजेशन था होम टाउन का, लेकिन वो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ करनी है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है और हम ये सोचते हैं कि भैया किस सीनियर को ज्वाइन करें। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो हजारों वकील होते हैं, आप जब अपने सीनियर से पूछते हैं तो कोई कहता है इसको ज्वाइन कर लो, कोई कहता है उसको ज्वाइन कर लो। अरे मैं सीनियर कैसे ज्वाइन करूं, ये सवाल भी मेरे सामने था। तो जब मैं अपने होम टाउन में आया तो सबसे पहले मैंने देखा, मैं 5-7 दिन कोर्ट गया। मैंने कोर्ट जाकर सारे वकीलों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। मैंने देखा कौन से वकील के पास कितने जूनियर है और कौन सा वकील कितने वैरायटी ऑफ मैटर्स लेता है। इन सब फैक्टर को देखने के बाद मैंने अपना सीनियर चूज़ किया। सीनियर चूज़ करते समय आप 3 बातों का बड़ा ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके सीनियर क्या आपको कोर्ट में अपीयरेंस देंगे या नहीं देंगे। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ऐसा हमारे में एक अजम्पशन होता है कि हम सबसे बड़े लॉयर को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर आप सबसे बड़े लॉयर को ज्वाइन करते हो ना तो वो आपको कभी भी कोर्ट में अपीयरेंस जल्दी से नहीं देंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है कि वो सीनियर को ज्वाइन करें जो आपको कोर्ट में अपीयरेंस दें। अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने जिस सीनियर को ज्वाइन किया था उन सीनियर ने मुझे फर्स्ट डे से ही कोर्ट में अपीयरेंस दी। और एक बार आप जब कोर्ट में अपीयरेंस देना शुरू करते हैं तो आपको ऑनरेबल जज भी नोट करते हैं, बल्कि पीछे बैठने वाले लोग, वकील या दर्शक जो भी आते हैं वो सब आपको नोट करते हैं। इसलिए सबसे प्राइमरी फैक्टर किसी सीनियर को ज्वाइन करने का होना चाहिए वो सीनियर जो आपको कोर्ट में अपीयरेंस दे। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि फर्स्ट डे आपको मर्डर ट्रायल का आर्ग्यू करने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको जो फर्स्ट डे से इनफैक्ट एडजर्नमेंट लेने की परमिशन दे दे या फिर एक छोटी सी कोई एप्लीकेशन पे आपको आर्ग्यू करने का मौका दे दे, ऐसे मौके देते देते अगर आपको धीरे धीरे वो अपील को या 482 को आर्ग्यू करने का मौका दे तो शायद मुझे लगता है वो सीनियर सबसे बेस्ट होगा। इसलिए कभी भी बहुत बड़े नाम के पीछे ना भागे, बल्कि उस सीनियर को ज्वाइन करने की कोशिश करें जो आपको अपीयरेंस दें। अब बात करते हैं सेकेंड रीज़न की कि सीनियर कैसे चूज़ करें। बहुत सारे सीनियर्स के पास बहुत सारे जूनियर्स होते हैं। अब उन जूनियर्स में जाकर अपने आप को स्टैब्लिश करना, फाइट करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए जब आप सीनियर चूज़ करें तो ये देखें कि वो आपको अपीयरेंस तो देगा, पर साथ साथ ये भी देखें कि उनके यहाँ जूनियर्स कितने हैं।
हमेशा ट्राई ये करें जिनके जूनियर्स कम हो वहाँ ज्वाइन करें। ये मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा जूनियर्स होंगे आपको वहाँ परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे बताएंगे कि आप मैच में जाके शतक मार सकते हैं या नहीं। और जो तीसरा फैक्टर आपको देखना चाहिए वो होता है वैरायटी ऑफ मैटर्स। आपको इस तरह के सीनियर को ज्वाइन करना चाहिए जो सिविल साइड, क्रिमिनल साइड, रेड साइड सब तरीके से आर्ग्यू कर रहे हो, क्योंकि आप शुरुआती दौर में ये पता नहीं लगा पाते कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। हम में से बहुत लोगों में एक मिथ होता है कि ना मैं तो आईपीआर में प्रैक्टिस करूंगा या मैं क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करूंगा। हाउ वुड यू नो कि आप क्रिमिनल से ज़्यादा सिविल में अच्छे कर सकते हो या सिविल से ज़्यादा रिट में अच्छी कर सकते हो। इसलिए अपने आप को कभी एक स्पेसिफिक एरिया में ना बांटें, हमेशा उस सीनियर को ज्वाइन करें जो वैरायटी ऑफ मैटर्स में अपियर हो, ताकि आप शुरुआती 1, 2, 3 साल में ये पहचान जाएं कि आपका इंटरेस्ट का लाई करता है और कहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आपको सीनियर को चूज करते समय ध्यान रखने चाहिए। अब आपने सीनियर भी चूज कर लिया, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, जहां हम बात करेंगे कि सीनियर के ऑफिस को जब आप ज्वाइन कर लें तो वहां पे आप किन बातों का ध्यान रखें और ऐसी क्या टिप्स एंड टेक्निक्स अपनाएं ताकि आप वहां से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला वही मैं आपको रीज़न दूंगा जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में बोला कि हमेशा जब आप ऑफिस में ज्वाइन करें ट्राई ये करें कि आपको मैक्सिमम अपीयरेंस मिले। आप अपने सीनियर से जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपको लगता है कि जिसमें कोई कोर्ट एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करेगी या जिससे किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट हार्म नहीं होने वाला, तो काइंडली गिव मी अपीयरेंस सो दैट मैं कोर्ट के सामने जाके अपीयर हो सकूँ। आप चाहे ट्रायल कोर्ट में अपीयर हों, चाहे हाई कोर्ट में हों, कहीं भी हों, आप जितना अपीयर होंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस में जान आएगी। ऐसा कहते हैं ना कि कोच जो होता है वो मैदान के बाहर बैठ के तो बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, लेकिन खिलाड़ी जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही अच्छा खिलाड़ी बनेगा। इसलिए अगर आपको परफॉर्मेंस देनी है तो आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके ट्राई करिए कोर्ट में अपीयर होने का। तो पहला फैक्टर आप देखिए कि आप ट्राई करें वहाँ आपको ज़्यादा ज़्यादा अपीयरेंस मिले। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टाइपेंड की। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सीनियर ज़्यादा अच्छा होगा या मैं ट्राई करूँ कि मुझे सीनियर के यहाँ बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड मिल जाए या मुझे एक फिक्स मंथ सैलरी मिल जाए। अगर आपको सैलरी ही लेनी होती या बहुत अच्छा पैसा ही लेना होता तो आप लॉ फर्म में ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। जब आपने प्रैक्टिस का सोच ही लिया है तो इस बात को आपको 2-3 साल भूल जाना होगा, क्योंकि ऐसा अक्सर इस प्रैक्टिस में देखते हैं कि जनरली सीनियर्स उतना पे नहीं करते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ कुछ जगह तो बिल्कुल भी पे नहीं करते। खैर ये सब स्टेट टू स्टेट या हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट पे डिफर करता है, इसलिए स्टाइपेंड पे ज़्यादा फोकस ना करें। शुरुआती दौर में मॉनेटरी बेनिफिट को साइड में रखें और सिर्फ अपने काम और अपीयरेंस पे ध्यान दें। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है जब आप किसी सीनियर के ऑफिस में काम करें वो ये है कि जब आप कोर्ट में जाएं तो अपने साथी वकीलों से बहुत अच्छा रिलेशन बनाएं। और अगर आप हाई कोर्ट में हैं, यानी आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कई बार ट्रायल कोर्ट जाना होता है, तो ट्रायल कोर्ट के वकीलों से बहुत अच्छा संबंध बनाएं, क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे या जब आप एक इंडिपेंडेंट काउंसिल के रूप में आगे बढ़ेंगे तो आपको यही वकील फ्यूचर में आके काम देने वाले हैं। मैं आज आपको मेरा एक्सपीरियंस से बताऊं तो अगर मेरे पास सपोज 10 ब्रीफ आती है तो 10 में से 7 से 8 ब्रीफ मेरे साथी वकील देते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने जब मेरी वकालत शुरू की थी, जब मैंने सीनियर का ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मैंने उन सबसे इतना अच्छा रिलेशन बनाया और उनको अपने काम से इतना खुश किया कि वही लोग मुझे आज ब्रीफ देने लगे। तो एक वकील के लिए सबसे बेस्ट टाइम तब होता है जब आपके साथी वकील आपको ब्रीफ देने लगे। इसलिए जब भी आप किसी सीनियर का ऑफिस ज्वाइन करें तो हमेशा बार के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखें। और चौथी बात, जब आप सीनियर के साथ काम करते हैं तो नो डाउट आप ड्राफ्टिंग भी करेंगे, और जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमेशा उसका फॉर्मेट आप अपने पास सेव रखें। ये जो फॉर्मेट आप सेव करते हैं ना, ये फ्यूचर में बहुत काम आते हैं, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो यही ड्राफ्टिंग आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। क्योंकि जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम सबको पता है कि 90% फॉर्मेट तो सेम ही रहते हैं, और जब 90% फॉर्मेट सेम रहते हैं और अगर आपके पास फॉर्मेट होता है तो शायद क्लाइंट की बात को इनकॉर्पोरेट करना बहुत आसान हो जाता है और हमारे लिए ड्राफ्टिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि अगर आपको ड्राफ्टिंग में परेशानी आती है तो अब आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने 6000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक शानदार कोर्स बनाया है, जिसके नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और एक बार आपने वो कोर्स ले लिया तो आपको 6000 से ज़्यादा हर लॉ के ब्रांचेस पे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर आपको कभी भी ड्राफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज हमने 4 पार्ट पे बात करी। सबसे पहले कि वकालत शुरू करूं या कॉर्पोरेट फॉर्म में जाऊं, दूसरा कहां से शुरू करूं, तीसरा किसके साथ शुरू करूं, और चौथा जिस सीनियर के साथ शुरू करूं वहां क्या ध्यान रखूं। आज हमने इन चारों पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात तो यहाँ से शुरू होती है,
और अभी तक तो आपने ये देखा है कि वकालत की शुरुआत कैसे करें, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपने सीनियर से इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब वो सारी बातें तो मैं आज आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा और इसके लिए मैं बनाऊंगा वीडियो का पार्ट 2। अब आप पार्ट 2 कब आएगा वो देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, ताकि जैसे ये पार्ट 2 आए हम आपको नोटिफिकेशन भेज सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 2 का वेट करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर, जहां मैं बात करने वाला हूं कि क्लाइंट कैसे बनाएं, क्लाइंट बनाने के बाद कोर्ट में ड्राफ्ट कैसे करें, आर्ग्यूमेंट कैसे करें, फीस का स्ट्रक्चर क्या रखें। उन तमाम बातों को लेकर आऊंगा वीडियो के अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।